जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इलाहाबाद का जो ग्रुप सी डी और स्टेनोग्राफर का एग्जाम है उसके परिप्रेक्ष्य में ये हमारा जीएस का जो है दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट जो हैंड रिटन नोट्स का क्लास है वो अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो उसे कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। और इसमें क्या होंगे, टॉप 50 प्रश्न होंगे और इसकी पीडीएफ तैयार होते ही आपको जो हैंड रिटन नोट्स है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्लास में आपको खास क्या मिलने वाला है। तो इस क्लास में आपको मिलेगा इस तरीके से, जो हमने आपके एमसीक्यू शामिल किए हैं, प्रश्न शामिल किए हैं। इसमें क्या होगा, जो प्रश्न है, प्रश्न में फिगर कैसा दिखता है और वो मैप पर क्या है उसमें, और इसकी इंफॉर्मेशन, जो जैसे मान लो यहाँ पे काजीरंगा आ गया तो काजीरंगा से आगे आने वाले उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ स्थित है उसका मैप ले लीजिए, और यूनेस्को का क्या क्या इसमें योगदान है, वो सारी इंफॉर्मेशन जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सब यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और मैंने ऐसा प्रयास किया है कि जो आपको 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पढ़ करके आपको जो यहाँ पे मिलता है, मतलब काफी ज्यादा टाइम लगा करके जो चीजें आपको हासिल होती हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम समय में चीजें आपको मिल पाए। इसीलिए हमने यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स लगा दिया है, पहले से लिख रखा है। इसका पहला कारण क्या है कि पहले तो आपसे कोई चीज छूटे ना, दूसरा क्या है कि आपको सबसे कम समय लगे। ठीक है, तो बस यही मेरा प्रयास है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सबसे पहला जो दिया हुआ है प्रश्न, इसमें लिखा गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि हमने इसमें यूपी के जो कुछ प्रश्न है चुनिंदा, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो हमने शामिल किया है। क्योंकि जो आपका हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो यूपी का हाई कोर्ट है और ये कभी कभी यूपी के भी प्रश्न पूछ लेता है। तो ये इसमें एक खास बात है कि आपको यूपी के भी प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1916 में होती है, यानी कि आपका जो विकल्प सी होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अब देखते हैं कि इस प्रश्न के लेकर के आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। माफ करना, ये विकल्प बी नहीं, विकल्प सी है। ठीक है, 1916। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पहला दिया है कि काशी विश्वविद्यालय, जिसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 4 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना मानी जाती है। और मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट और कुछ अन्य लोग जो थे, उनके जो क्या था सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ एक मिलेगा, वो मिलेगा मदन मोहन मालवीय। अगर क्वेश्चन टफ करेगा तो इनका भी अगर नाम दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनका भी सहयोग था। और हाँ, मदन मोहन मालवीय साहब को जो था मरणोपरांत इनको 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कहां पर, प्रयागराज में स्थित है, जिसका नाम बदल दिया गया है। और इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1887 को, यानी कि 1887 में हुई थी। और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, यानी कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि इनमें से कौन सी आनुवंशिक सामग्री है जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित हो जाती है। तो हार्मोन होगा, जीन होगा, रोगजनक होंगे या फिर एंटीजन होंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प बी होगा, क्योंकि जो जीन्स होते हैं वही क्या होते हैं, माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं। अब देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। देखो, आनुवंशिक सामग्री जो है वो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होती है, उससे हम क्या कहते हैं, उसे जीन कहा जाता है। और आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, वो डीएनए होता है, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आनुवंशिक इकाई यानी कि यूनिट कौन होती है, वो जीन्स ही होते हैं, जीन। ठीक है, और आनुवंशिकता के पिता जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और एक शब्द आता है जेनेटिक्स, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो था डब्ल्यू वाटसन के द्वारा किया गया था। और जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो था वो जॉनसन के द्वारा किया गया था। बाकी सब सुनते जाइए, कई बार अगर आप सुनेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था उसका जो साल है वो हो जाएगा आपका 1916। ठीक है, 1916 का जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी, तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार साहब थे। तो बाकी इसकी डिटेल देख लेते हैं। 25 में क्या होता, 10 में क्या होता, 5 में क्या होता, सारे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। देखो, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, लीग का मतलब होता है मुस्लिम लीग, उसके मध्य जो समझौता हुआ था वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। अध्यक्षता मैंने बताया इसकी
अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, पहला विभाजन, 2 विभाजन हो चुके हैं, तो पहला विभाजन जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। ये सूरत अधिवेशन में हुआ था और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। कानपुर का जो अधिवेशन होता है 1925 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जो सरोजनी नायडू जी थी, सरोजनी नायडू, तो इन्होंने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। और ये क्या थी कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। और एक अधिवेशन होता है इलाहाबाद में जो 1910 में होता है। इसमें क्या हुआ था, इसके अध्यक्ष विलियम वेडरबन थे। ठीक है, विलियम वेडरबन थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला एक अधिवेशन होता है बनारस में अधिवेशन होता है जो 1905 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे। तो सर्वाधिक उपदेश अगर देने की बात आए तो आपको ध्यान रखना है वो श्रावस्ती में दिए गए थे, यानी कि विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। अब देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उन सबको यहाँ पर देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो श्रावस्ती में दिए थे, तो श्रावस्ती जो थी कौशल की राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात। अगला क्या दिया हुआ है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहां पर, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए कि जो बुद्ध पूर्णिमा होती है, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या होता है, इनका जन्म भी माना जाता है, उसको वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो जन्म भी इसी दिन हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। और महापरिनिर्वाण यानी कि इनका जो मृत्यु हुआ, शरीर त्याग हुआ था, वो भी इसी दिन हुआ था। और इनको ज्ञान प्राप्ति जो है 35 वर्ष की आयु में हुई थी। कहां पर, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। जितने शब्द यहाँ पर लिखे हैं वो सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, कृपया इसे ध्यान रखें। एशिया का ज्योतिपुंज इन्हें कहा जाता है, मतलब इनके इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया। एक किताब है लाइट ऑफ एशिया, जिसको लिखा था एडविन अर्नोल्ड ने। तो एडविन अर्नोल्ड के द्वारा एक किताब लिखी गई है लाइट ऑफ एशिया, यानी कि जो एशिया है उसका ज्योतिपुंज। ये जो महात्मा बुद्ध है उनके संबंध में किताब है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो सवाल यहाँ पर बनता है वो ये है कि महाजनपद कालीन राज्य और उनकी राजधानियां हैं, उनके संबंध में, उनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूं कि जो वत्स दिया गया है, तो वत्स की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, तो यही गलत है, यानी कि विकल्प ये इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होगा। और चेदी की राजधानी शुक्तिमती थी, और शूरसेन की राजधानी मथुरा, और मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। ये आपके क्या थे कि जो 16 महाजनपद थे वहां से क्या आया था, ये कॉन्सेप्ट आया था। अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन सबको यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो महाजनपद और उनके राज्य, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि 16 महाजनपद जो थे उनमें पूरा भारत बटा हुआ था। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, आप जानते होंगे कि एक अंगुत्तर निकाय है जो बौद्धों का ग्रंथ है, बुद्ध का ग्रंथ है। ठीक है, बौद्धिज्म का ग्रंथ है, उनसे मिलती है हमें जानकारी। तो हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि जो महत्वपूर्ण महाजनपद है और उनकी राजधानी है, और इस समय यानी कि वर्तमान में उनको कौन सी जगह पर स्थित है, उनको यहाँ पर हमने शामिल किया है। देखो है तो 16 हमने नहीं शामिल किया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को शामिल किया। बाकी आपने 4 जो विकल्प थे उसमें 4 राजधानियां और उनके जो थे महाजनपद वो आपने देख लिया। तो काशी कहां पर है, वाराणसी इसकी राजधानी थी, और इसका जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश का वाराणसी ही था। वत्स क्या है, कौशाम्बी की राजधानी थी, और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और इसका जो एरिया था इलाहाबाद प्रयागराज, ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। एक था कि कौशल एक महाजनपद था जिसकी जो राजधानी श्रावस्ती थी, और इसका जो क्षेत्र पड़ता था अयोध्या, गोंडा, बहराइच, ये क्षेत्र पड़ते थे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला दिया हुआ कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती हम बता चुके हैं। अगला दिया हुआ है मल की जो राजधानी थी वो कुशावती थी, जिसका क्षेत्र क्या पड़ता था, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का ही मतलब वो था, पार्ट था। और है अगला दिया हुआ है कि पंचाल था महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी, अहिछत्र या फिर इसे काम्पिली, कोई एक नाम आ सकता है या फिर इसमें से दोनों पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हमने दोनों शामिल किए हैं। और इसका क्षेत्र क्या था, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, और ये भी क्या है, उत्तर प्रदेश का ही भाग है। एक है चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी शुक्तिमती थी, और ये कहां पर है, बुंदेलखंड यानी कि उत्तर प्रदेश में इसका वर्तमान जो क्षेत्र पड़ता है। और गंधार कहां पर, तक्षशिला में, और ये इस समय कहां पर है, ये पाकिस्तान में है। अगला दिया गया है अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन, या फिर इसे माहिष्मती के नाम से भी जाना जाता था। और मालवा यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में जो मध्य प्रदेश का भाग है वो है यहाँ पर। और मगध कहां पर, राजगृह में, और राजगृह को कभी कभी राजगीर भी कह देते थे, नाम से जाना जाता है, इतिहास में लिखा मिलता है। और ये कहां पर है, बिहार में स्थित है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस एग्जाम के लिए और आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जो उत्तर प्रदेश में आप दोगे, तो कृपया करके इसे ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जानवर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है
वो जो एक सींग वाला गैंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो विकल्प बी होगा ये आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। और इसकी जो खास बात क्या है कि ये असम में स्थित है, और ये आप देख पा रहे होगे कि जो नॉर्थ ईस्ट है यानी कि पूर्वोत्तर भारत है, उसमें क्या है, ये देखो नॉर्थ ईस्ट पूरा भारत हो गया, और उसमें क्या है, ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे आप हाईलाइट करके देख पा रहे होगे, ये क्या है, ये असम की स्थिति है, और यहाँ पर काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप देख लेते हैं असम के बारे में क्या क्या और उद्यान के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए फेमस है, और इसकी स्थापना 1908 में मानी जाती है, और ये है कहां पर, असम में। यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था कब, 1985 में, यानी कि 1985 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया कब, 2006 में, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में असम में कुल कितने 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें आप नेशनल पार्क कहते हो। 7 कौन कौन से हैं, पहला तो हो गया काजीरंगा, दूसरा है मानस, तीसरा है नामेरी, चौथा है डिब्रू सोखोवा, और 5वां है औरांग, और 6ठा है रायमोना, और 7वां दिया गया है आपका दिहांग पटकाई। और इसमें 2 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो रायमोना 8 जून 2021 को स्थापित किया गया, मान्यता दी गई नेशनल पार्क की, और दिहांग पटकाई को इसको भी 2021 में मान्यता प्रदान की गई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आगे देखते हैं जो आपका प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक ही कब्र में, ठीक है, एक ही कब्र में जो आपका यहाँ पर हुआ था कि 3 मानव कंकाल के साक्ष्य जो है, और उत्तर प्रदेश के किस पुरातात्विक जो स्थल है वहां से हमें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए आपका जो होगा दमदमा, या जो होगा यहाँ से 3 मानव कंकाल के प्राप्त हुए, कहां पर, एक ही कब्र में, और ये उत्तर प्रदेश का है। मैं बार बार कीवर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि ये है क्या। अब देख लेते हैं कि इनसे सबसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो ये आपने देख लिया कि जो दमदमा था ये उत्तर प्रदेश का जो है प्रतापगढ़ जिला है वहां पर स्थित है। और कुछ देख लेते हैं मध्य पाषाण काल जो स्थल है यहाँ, और यहाँ से क्या क्या मिला था। तो अवशेष जो प्राप्त हुए, तो प्रयागराज का जो जिला है वहां पर जो मेजा है, करछना व बारा है, उसकी तहसील से यहाँ पर हमें कुछ प्राप्त हुई है, और कुछ अवशेष हमें मिर्जापुर और सोनभद्र से भी प्राप्त हुए हैं। एक महत्वपूर्ण स्थल है लेखैया, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था, 17 नर कंकाल प्राप्त हुए थे, और जिनके जो अधिकांश थे, मतलब ज्यादातर उनके सिर जो थे वो पश्चिम की दिशा में थे। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अगला दिया गया है प्रतापगढ़ जिला, तो यहाँ से 3 स्थान जो है उत्खनन के, 3 स्थान कौन कौन से हैं, पहला तो है सराय नहर राय, एक है महदहा, एक है दमदमा, ठीक है। और इसका उत्खनन का अगर बात करें तो उत्खनन का जो था इलाहाबाद के जो पूर्व विश्वविद्यालय के जो पूर्व अध्यक्ष थे GR शर्मा, ठीक है, इनके निर्देशन में यानी कि इनके डायरेक्शन में यहाँ पर उत्खनन करवाया गया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, एक जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अब देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन बन सकता है 1 दिसंबर, आप जान गए, और 1988 से ये मनाया जा रहा है, उसके बाद से हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है तो क्या हो सकता है कि HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, जागरूकता को फैलाना है। और इसकी इस वर्ष की जो थीम थी, इस साल की, ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है, तो इक्वलाइजर होता है, ये इक्वलाइजर की स्पेलिंग होगी, अगर हिंदी में इक्वलाइजर ना लिख करके आएगा तो हिंदी में लिख करके आएगा समानता, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला दिया हुआ है चंदावर का युद्ध किनके बीच में हुआ था। अब यहाँ पर हम हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चंदावर का जो युद्ध होता है वो होता है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में, यानी कि जो विकल्प सी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बाकी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके एग्जाम के लायक। आपका समय कम जाए, आप ज्यादा से ज्यादा डेटा जान सको, बस यही हमारा उद्देश्य है। तो चंदावर का युद्ध होता है जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य में, और चंदावर का जो युद्ध होता है 1994 में, उसमें क्या होता है, गोरी विजय होता है। और 90 नहीं, माफ करना, ये 1194 है, ठीक है, 1194 ईस्वी में होता है। और 1175 ईस्वी में होता है, क्या होता है कि गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए है, कि तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो होता है 1191 ईस्वी में। इसमें क्या होता है, गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य में होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है इसमें, जो पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, इसमें विजयी होते हैं। लेकिन जो दूसरा तराइन का युद्ध होता है उसमें 1192 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होगा कि गौरी विजय होता है, और ये भी क्या होता है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में ये युद्ध किया जाता है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि वाराणसी में स्थित क्या है, भारत माता मंदिर। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि इससे पहले पूछे भी गए। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो हमें इसमें निर्माणकर्ता के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक दिया गया है विकल्प बी, यानी कि शिव प्रसाद गुप्ता, तो इसके निर्माण का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। अब देख लेते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या 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 हो सकता है। तो भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है, निर्माणकर्ता जो है आपके शिव प्रसाद गुप्ता, और इसका उद्घाटन 1936 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर।
और इसकी विशेषता क्या है? संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत की जो त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है वो यहाँ पर है। और अन्य बिंदु क्या है? वाराणसी के गंगा घाट को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से लेकर के ग्रुप डी का अगर पेपर टफ करेगा तब भी आएंगे, पीसीएस का पेपर होगा उसमें भी, आरओ का पेपर उसमें भी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए एक अभियान था, कौन? कर ना दो लगान ना दो। ठीक है, इस अभियान का प्रमुख केंद्र था। तो इसके जो केंद्र है वो कौन कौन थे? तो इसका केंद्र जो था, पहला तो था आगरा और एक था रायबरेली। तो दो केंद्र थे, आगरा और रायबरेली। बाकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं कि कर ना दो और ना ही लगान दो, ये अभियान चलाया गया था। अब देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत इसमें क्या होता है कि 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। इसमें क्या होता है? एक नमक आंदोलन भी होता है। और साबरमती आश्रम से क्या होता है? गांधी जी के द्वारा 78 अनुयायियों के साथ में शुरू किया जाता है और इस दौरान वो 240 मील लंबी यात्रा तय करते हैं। और वो कहां पर खत्म करते हैं? दांडी। ठीक है, इसलिए इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है। और इसमें क्या था? कर दो ना लगान दो, ये आह्वान जमींदारों से किया गया था और आग्रह उस किसानों से किया गया था कि सरकार को ना ही हमें लगान देना है और ना ही हमें कर देना है। आगे जो प्रश्न दिया गया है इसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध के जीवन की घटना जो है धम्म चक्र प्रवर्तन, यह किससे संबंधित है? तो जब गौतम बुद्ध ने क्या किया कि जब पहला उपदेश दिया था तो इस वाली घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब एक यहाँ पर दिया गया है ग्रह त्याग, तो क्या जो उन्होंने घर को त्यागा था तो इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, क्रमण, ये इसको कहा जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और जो शरीर त्याग की जो प्रक्रिया है इसको जो बौद्धिज्म लोग कहते हैं या बौद्धिस्ट लोग कहते हैं, इसके नाम से जाना जाता है महापारिनिर्वाण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, महापारिनिर्वाण। ठीक है, तो बाकी ये 3 शरीर त्याग, महापारिनिर्वाण, प्रथम जो उपदेश दिया ब्रह्मचर्य प्रवर्तन, ग्रह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण जो दिया गया। बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा तो वहां से चीजें आप कंप्लीट कर सकते हो। हम यहाँ पर समय कम लेने के लिए थोड़ा जल्दी में कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। आगे दिया गया है कि आधुनिक बुंदेलखंड है, उस समय क्या था? महाजनपद काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? तो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम उसको विस्तार में डिस्कस ना करते हुए सिर्फ उत्तर जानेंगे। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो विकल्प बी है यानी कि चेदी महाजनपद, तो इसे इस नाम से जाना जाता था, चेदी। अगला दिया गया है प्रश्न कि इसमें उत्तर प्रदेश के जो भक्तिकालीन संत थे उनका जन्म स्थान, उनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित नहीं है कि जिसमें संत जो आपके सूरदास थे इनका जन्म स्थान रोनकता आगरा में हुआ था। हाँ, ये बात सही है। एक और है रामानंद, तो रामानंद का जो जन्म स्थान है वो भी प्रयागराज में हुआ था। तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वो राजापुर चित्रकूट में हुआ था। और कबीर का जो जन्म स्थान है वो ये क्या है? वाराणसी में माना जाता है। ठीक है, ना कि मगहर में। मगहर में इनका जो था, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मानी जाती है। मगहर इस प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक जिला है इन्हीं के नाम से, संत कबीर नगर। ठीक है, वहां पर पड़ता है। ठीक है, और इनका जो कबीरदास जी जो थे इनका जन्म क्या है? 16वीं शताब्दी के में, मतलब ये रहे थे, इनका कार्यकाल भी रहा है। ठीक है, कर्मभूमि जो इनकी रही है संत कबीर नगर रही। आगे देखते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश किसान महासभा, इसका गठन जो किया गया था तो इसके गठन में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो नहीं होने की अगर बात करें तो जो बाबा रामचंद्र थे वो इसमें शामिल नहीं थे, जबकि यहाँ पर गौरी शंकर, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ये सब इसमें शामिल थे। और इसका जो गठन किया जाता है वो हमें ध्यान रखना है कि 1918 है उस समय इसमें क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो कृपया इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इनके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर जो फहयान है यानी कि विकल्प डी है, ये इनके शासनकाल में भारत आए थे और समय था 1980 ईस्वी का। और ये कौन थे? चीनी बौद्ध यात्री थे, चीन से आए थे। और कौन थे? एक बौद्ध यात्री थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे दिया हुआ है यहाँ पर इनकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये इसमें आगे देख लेते हैं, आपका दिया हुआ है हैंड रिटन नोट्स में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर हमने बताया कि ये बौद्ध यात्री थे, 380 ईस्वी में आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। गुप्त वंश का जो संस्थापक कौन था? तो ये गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। ह्वेनसांग कब आए थे? तो ह्वेनसांग क्या थे? हर्षवर्धन के काल में भारत आए। और निकोलो कोंटी कौन थे? ये इटली से थे, ये इटली का एक ट्रेवलर थे, मतलब यात्री थे। और विजयनगर साम्राज्य ये पहुंचे थे टहलते घूमते घूमते, और ये देवराय जो प्रथम थे उनके दरबार में गए और इन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपनी कृति लिखी, रचना की, उसमें जो था जो विजयनगर साम्राज्य था, यहाँ का जो हिंदुइज्म था उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा खासा डिटेल में लिखा है। और इत्सिंग कौन है? तो इत्सिंग कौन है? ये चीनी बौद्ध यात्री हैं।
ये 10 वर्षों तक नालंदा जो विश्वविद्यालय था वहां पर रहे और बौद्ध धर्म से जो थी ये जानकारी हासिल करते रहे। ये ऐसे व्यक्ति थे जो क्या था, समुद्र के रास्ते से सुमात्रा होते हुए ठीक है भारत पहुंचे थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्फॉर्मेशन। अगला दिया है कि प्रसिद्ध जो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, इनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनका मकबरा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है और इसको क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो धरोहर है उसमें शामिल किया गया। तो कब शामिल किया गया था ये आपको बताना है कमेंट करके, ये भी आपके लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी देख लेते हैं कि जो फतेहपुर सीकरी था इसको किसने बसाया था? तो ये अकबर जो था, अकबर के द्वारा इसे बसाया गया था, इसका संस्थापक था अकबर। और यहाँ पर क्या हुआ था कि एक पंचमहल और हवा महल जो बनवाया गया ये भी अकबर के द्वारा बनाया गया। और आगरा से जो पहले क्या थी राजधानी जो थी वो आगरा थी, तो आगरा से जब फतेहपुर राजधानी स्थानांतरित की गई तो इसका समय था 1571 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पर जो गुजरात विजय किया अकबर ने तो उसके यादगार में इन्होंने क्या करवाया था, बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक, ये भी कहां पर है आपका फतेहपुर सीकरी में है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं गुजरात विजय की खुशी में या याद में बनवाया था। आगे दिया गया है कि शिक्षा, संस्कृति, व्यापार एवं कला का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण पूर्व का सिराज कहा गया। तो पूर्व का सिराज किसे कहा गया हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प बी, यानी कि जो जौनपुर है वो हो जाएगा। जौनपुर में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में है और इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। जो सल्तनत कालीन था जो तो उसका क्या था, एक नगर था। ठीक है, याद रखना है आपको सल्तनत कालीन। और इसको बनाया किसने था, या फिर कह सकते हैं स्थापना किसने की थी? तो स्थापना इसको की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और जो बनवाया गया था किसकी याद में, तो इसका जो भाई था जौना खां, जौना खां को एक दूसरे नाम से जानते हैं, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसकी याद में बनवाया था। और यहाँ पर क्या है, अटाला मस्जिद है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। बाकी देखते हैं यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसका गठन जो है 1925 ईस्वी में किया गया था, यानी कि जो विकल्प डी है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और किस जगह पर किया गया था? तो ध्यान रखना है जो कानपुर है वहां पर इसकी जो है नींव डाली गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। और इस जो पार्टी थी इसे क्या हुआ था, जो सरकार थी तो इसका काफी ज्यादा सामना करना पड़ा था, विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सरकार इस जो पार्टी थी इसका दमन करना चाहती थी। आगे दिया है कि मध्यकालीन में जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है, मध्यकालीन जो इतिहास उसमें, तो ये कह रहा है कि इसमें किस राजवंश ने क्या था जिसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें क्या हुआ था, जो राष्ट्रकूट थे, 3 लोग थे कौन जिन्होंने भाग लिया? तो राष्ट्रकूट हो गए, पाल हो गया और प्रतिहार हो गया। तो इन 3 लोगों ने क्या किया, ये जो संघर्ष था उनमें भाग लिया। लेकिन जो वर्धन डायनेस्टी थी यानी कि विकल्प बी, इसने क्या किया था, इसमें भाग नहीं लिया था। विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है एक भीतर गांव मंदिर, वो कहां पर है? कानपुर में। तथा एक मंदिर है दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में, ये किस वंश से संबंधित है? तो पहली बात ये हो जाएगा, वंश की बात करें तो ये जो गुप्त वंश है तो ये उनसे संबंधित है। और एक बात क्या है कि जो भीतर गांव मंदिर है स्थित कहां पर है? कानपुर में। संबंधित किससे है? गुप्त वंश से। हाँ, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ईंटों द्वारा बनाया गया मंदिर है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे आपको ध्यान रखना है। दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में, और देवगढ़ कहां पर, यानी कि जो आपका ललितपुर है वहां पर है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे का प्रश्न। इसमें दिया है रेह, यानी कि जो प्रयागराज में वहां से प्राप्त अभिलेख है उसमें किस शासक का उल्लेख है? तो हमें उस शासक के बारे में बताना है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो मिनांडर है। ठीक है, तो रेह से यानी कि जो प्रयागराज से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है तो इसमें उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस शासक का। आगे देखते हैं कि हड़प्पाई स्थल है आलमगीरपुर। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किस नदी के तट पर स्थित है, हमें ये बताना है। तो जो विकल्प ए है, विकल्प में जो हिंडन नदी है ये आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा। हिंडन नदी के तट पर ही क्या है, जो हड़प्पाई स्थल कौन सा है आपका? आलमगीरपुर। तो ये वहां स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न दिया है, इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी घटनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है कि काकोरी कांड की घटना, यहाँ पर दिया गया है 5 मार्च 1921। तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो काकोरी की घटना होती है वो होती है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो काकोरी कांड है तो काकोरी कांड की जगह पर अब हम कहें लिखेंगे एक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी एक्शन नाम कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पर दिया गया है HRSA। ठीक है,
ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक HRA यहाँ पर दिया गया है, एस नहीं है, ठीक है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना होती है आपकी 1924 में। और हाँ, जो हमने यहाँ पर लिखा अभी की HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो एसोसिएशन था, इसकी स्थापना होती है 1928 में, जो दिल्ली है, वहां पर दिल्ली का एक मैदान है कि फिरोज शाह कोटला, ठीक है, वहां पर इसकी स्थापना की जाती है। अब चौरी चौरा की घटना ये 4 फरवरी 1922 में होती है, कहां पर, गोरखपुर में। और स्वराज पार्टी का गठन जो होता है 1 जनवरी 1923 को होता है। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको ध्यान होगा कि जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो संयुक्त प्रांत जो था, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, तो इसको जो नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था, तो वो था 1950, ठीक है, 1950 ईस्वी में। हाँ, आपको ये बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का नाम जो संयुक्त प्रांत पड़ा, तो ये किस वर्ष पड़ा, और संयुक्त प्रांत से पहले जो यूपी का नाम क्या था, वो आपको बताना है कमेंट करके। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि गुप्त कालीन जो जानकारी है, उसका स्रोत कौन कौन नहीं है यहाँ पर, तो एक नहीं है, बाकी यहाँ पर क्या होंगे, गुप्तकालीन स्रोत होंगे। तो विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। टोपरा जो है, इसका जो संबंध है गुप्त काल से नहीं है, बाकी यहाँ पर बिसलगढ़, गढ़वा शिलालेख और मथुरा शिलालेख, ठीक है, तो ये सब है। और एक और आता है आपका भीतरी जो आपका दिया हुआ स्तंभ लेख, तो ये भी इससे संबंधित है। बाकी की जानकारी आपको यहाँ जो नोट्स है उससे मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल से। आगे देखते हैं जो प्रश्न दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था, ठीक है, तो इसमें जो नहीं हुआ था उसे हमें बताना है। तो इसमें जो जयप्रकाश नारायण थे, इनको कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनको किस केस में गिरफ्तार किया गया था, ये आपको बताना है। जो श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी, ठीक है, इनको गिरफ्तार किया गया था कानपुर षड्यंत्र केस में। आगे यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि किस मुगल बादशाह की जो मृत्यु है वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो जो हुमायूं था, उसकी जो मृत्यु हुई थी, वो जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हुई थी। तो थैंक यू क्लास, और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सपोर्ट, आपने जो मुझे इतना सपोर्ट दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और क्लास कैसी लगी, आपको क्या क्या प्रश्न चाहिए, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ बताइए। मैं आपके लिए फ्री में सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले अच्छे सेशन में, अच्छी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।